नमस्कार, मैं विश्व भारती रवि सभी दर्शकों को सादर जय भीम। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पूरणचंद मिश्राम जी, जो कि बहुजन चिंतक हैं, बौद्ध साहित्य और बहुजन साहित्य की अच्छी जानकारी रखते हैं। सर पेशे से फार्मा रजिस्ट्रार हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन कुछ मुद्दों पर हम सर से बात करेंगे, उनका विचार जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। सर दूसरी बात की हमारे प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है सर। अ, सर धन्यवाद। सर मैं आपसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुजन चिंतक के तौर पर हैं, तो वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं या कभी सरेआम दलितों को पीटा जाता है, जाति के नाम पर पेशाब पिलाया जाता है, माननीय चीफ जस्टिस को भी जूता फेंककर मारा जाता है और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना अब सामान्य घटना हो गई है। खुलेआम मंच पर संविधान निर्माता को गलत टीका टिप्पणी किया जाता है, बी एंड राव को संविधान निर्माता बताया जा रहा है। ऐसी घटनाओं को आप कैसे देख पाते हैं सर? आपका विचार हमारे ऑडियंस हम सबके लिए जरूरी है सर जी। देखिए, आजादी के बाद एक जी दो मत प्रवाह, विचार प्रवाह आजादी के पहले थे। एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विचार प्रवाह और दूसरा महात्मा गांधी जी का विचार प्रवाह। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कार्य किया है, जो दलित, पिछड़े, हैव नॉट वर्ग है, वो जो मानसिक रूप से जो गुलाम थे, उस हैव नॉट वर्ग को, उनका जो न्यून गंड जो था सदियों से, जिसको अपन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो जी दूर करने की उन्होंने लड़ाई की। उन्होंने कहा पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो उनके पीछे कहने का तात्पर्य यह था कि जो न्यून गंड की भावना हमारे दिल में है कि हम जो दलित है, हम पीड़ित है, शोषित है, जी पिछले वर्ग के है, शूद्र है, तो ये भावना हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए। जी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने सवर्णों के दिलों में और उनके दिमाग में जो अहमगंड भरा हुआ था कि हम सवर्ण हैं, जी तो वो सवर्णपन का जो एक प्रकार का अहमगंड है, उसको दूर करने का काम कुछ हद तक महात्मा गांधी ने किया। जी तो एक तरफ गांधी जब तक थे तब तक तो ये दलितों के दिमाग का न्यून गंड निकालना और सवर्णों के दिलों का अहमगंड निकालना, ये दोनों प्रोसेस पैरेलल चलते रही। एक वक्त अगर दलितों का न्यूनगंड कम हो जाएगा, उसी में अगर सवर्णों का अहमगंड अगर दूर होता है, तो ये समान रूप से एक तरफ जब आएंगे तो इस देश में समता प्रस्थापित हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि आजादी के बाद जब गांधी गुजर गए, तो जैसा दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग पढ़ते गया, बड़े बड़े नौकरियां हासिल करते गया, और सारे जो आयाम है, फिर आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिकल पार्टी है, थिंकर है, लेखक है, कवि है, हर स्टेज पे वो आगे बढ़ा। तो उस सबके साथ में बराबरी करने लगा। लेकिन उसके साथ साथ में हमें देखते हैं कि उसका सारा न्यूनगंड खत्म होने के बावजूद भी वो जब सारे स्तर पर सभी इन्हीं लोगों के साथ जब कंपटीशन करने लगा, स्पर्धा करने लगा, लेकिन हम देखते हैं कि उस मायने में सवर्णों का जो है, जो अहमगंड जो है, उनका वाला जो सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स है, वो कम नहीं हुआ और ये संघर्ष जारी रहा है। आज हम जो रिजल्ट हम लोग आज देखते हैं कि दूल्हा अगर घोड़े पे बैठता है तो या उसे गांव में आने के बाद मारा जाता है, या हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक हमारे चीफ जस्टिस को जूता निकाला जाता है, या जो जो भी बातें आज ये देश में हो रही है, इसका मतलब ऐसा है कि आज भी जो सवर्णों के दिलो दिमाग का, मनीवादियों के दिलो दिमाग का जो जातीय और धार्मिक जो अहमगंड है, वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। जबकि उस मायने में दलितों का जो न्यूनगंड है वो दूर हो गया, और इसलिए ये संघर्ष जारी है, ऐसा हम लोग समझते हैं। और इसलिए ये लड़ाई केवल दलितों की नहीं है, तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग है या सवर्ण वर्ग है, इनमें भी एक तरफ का एक हॉल्टियर पैदा होने की आवश्यकता है,
उन्होंने बहुजन समाज में सवर्ण वर्ग में काम करने की आवश्यकता है, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, शाहू महाराज ने और इधर महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया, उस तरह से काम करने की जरूरत है। तभी एक तरफ से एक इक्वालिटी, जब तक मानसिक तौर पे जब तक इस तरह से इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक ये विषमता दूर नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय राज्य घंटे में जो बेसिक प्रिंसिपल रखे थे वो रखा था फेटर्निटी। तो फेटर्निटी जो है वो जब तक लोगों में बंधुभाव नहीं आएगा, जब तक लोगों में भाईचारा नहीं आएगा, जो अलग जाति जमात के लोग हैं, तब तक हम जो है हमको समता नहीं मिल सकती, तब तक हमको आजादी नहीं मिल सकती। तो हम तो आजाद हुए, हमको इक्वालिटी मिल गई हम क्षेत्र के ऊपर, लेकिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में वो भाईचारा की भावना, वो मित्रत्व की भावना निर्माण नहीं होने की वजह से आज ये सारी बातें हम लोग देखते हैं कि ये सब जो प्रकार जो है देश में होते जा रहे हैं। और इसलिए बहुत बड़े तौर के ऊपर जो मूवमेंट बहुजनों में महात्मा ज्योतिबा फुले ने हाथ में लिया था, जो मूवमेंट मराठा समाज के राजा होने के बाद शाहू महाराज ने हाथ में लिया था, उसके बाद कांग्रेस के इसमें डॉक्टर महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट हाथ में ली थी, आगरकर ने मूवमेंट हाथ में ली थी, रानडे ने मूवमेंट हाथ में ली थी। इस तरह से एक सोशल चेंज की मूवमेंट जो है, लोगों को सवर्ण वर्गों का जो मनोभावना है उसकी बदलने की जो बात है, वो मूवमेंट को बहुत बड़े पैमाने पे उन वर्ग के उनमें नेता निर्माण करके उनके निर्माण होने की आवश्यकता है, तभी ये गैप मुझे लगता है ये भर सकती है। जी सर, जैसे कि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा आजकल बन चुका है, तो सर सीजीआई गवैया वही चीफ जस्टिस है जिन्होंने क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन किया जिसे दूसरे लोग खुश हो जाएं, और चीफ जस्टिस ने ओबीसी एससी का रिजर्वेशन, डाइवर्स रिजर्वेशन को खत्म किया ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। और सीजीआई साहब कहते हैं कि जो अत्याचार जातिगत आधार पर नहीं हो रहा है बल्कि आर्थिक आधार पर हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? समाज में कैसी मानसिकता है? नहीं, ऐसा है कि वो उपवर्गीकरण का जो भी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, तो वहां तो जो है वो तो बहुमत से निर्णय लिया है। एक जज का सिर्फ एक विरोध था, त्रिवेदी जज थे, उसके बाद में तो सारा ही निर्णय जो है वो हम देखते हैं कि बहुमत से उस घटनापीठ ने निर्णय लिया हुआ है। उसमें हमारे सीजीआई जो प्रेजेंट है, अगर उन्होंने इस बाजू से भी अगर अपना मत दिया होता तो भी वो उपवर्गीकरण का निर्णय तो लागू होता ही है, क्योंकि वो बहुमत से निर्णय होता है। इसलिए कोई एक व्यक्ति को उसके लिए अपने जिम्मेवार पकड़ के करना कि भाई ये निर्णय किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जब सारे घटनापीठ के लोग जब एक साथ बैठते हैं, उनका डिस्कशन होता है, तो उसमें जब देखते हैं कि बहुमत का जब निर्णय जिस इसमें है, तो उनकी अपनी एक धारणा उसमें होती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो उपवर्गीकरण के इसमें जो बाकी जात के जो लगता है कि कुछ मध्य प्रदेश है या कोई उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है, इसमें जो वर्ग आगे बढ़ा है, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर जैसा वो लोग सोचते हैं कि भाई महार कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि भाई जाटो जो है चमार कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े हैं। हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो कुछ वाल्मीकि समाज के लोग आगे बढ़े हैं। तो जैसे हम साउथ में देखते हैं, आंध्र में वगैरह, तो माला समाज के लोग आगे। तो हर तरफ की स्थितियां अलग अलग है, हर तरह के जातीय समूह जो अलग अलग है, जो अनुसूचित जाति में जो आगे बढ़े हुए हैं। तो पूरे देश की सिचुएशन सही की नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक कम्युनिटी आगे बढ़ी है तो दूसरे स्टेट में दूसरी कम्युनिटी आगे बढ़ी है। तो ऐसे इस माहौल के अंदर ये जो निर्णय हुआ है, तो जब तक हम ये देखते हैं कि कोई अर्थशास्त्र, कोई एक कमीशन इसके ऊपर नहीं बैठा था या इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई राष्ट्रीय स्तर पर, या जैसा मंडल कमीशन बैठा था, तो मंडल कमीशन ने सारे ओबीसी वर्ग की स्टडी किया, कितने जातियां जो है इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसकी स्टडी की, और स्टडी करके उसका रिपोर्ट सबमिट किया गया। बाद में वो लागू हुआ और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने भी उसको शिक्कामोर्तब किया है। लेकिन जब उपवर्गीकरण का जब निर्णय होता है तो इसके सामने, कोर्ट के सामने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था कि
ये जो अनुसूचित जातियां है अलग अलग स्टेट में, तो उन जातियों का कोई अध्ययन नहीं हुआ कि भी वो अध्ययन करके कौन सी जातियां जो है वो आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ी है, कौन सी जातियां है ब्यूरोक्रेसी में उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है, कौन सी जातियां है जिसको जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिला है। इसका कोई डाटा जो है इसका कोई स्टैटिस्टिक है, ऐसा कोई रिपोर्ट में नहीं आया था और ना ही सरकारी स्तर पर ऐसा कोई रिपोर्ट बनाया गया था। तो जब ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था तो और ऐसे कोई आंकड़े जो है, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के घटनापीठ के सामने नहीं था, तो ऐसे जब एविडेंस अपने सामने नहीं होने के बावजूद भी इस आधार के ऊपर जो निर्णय यहाँ पर लिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय लेने के पहले जो भी समाज के सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं उनको और गवर्नमेंट को अगर डायरेक्शन दिया होता कि पहले आप स्टडी कीजिए और स्टडी करके उसका एक रिपोर्ट हमारे सामने रखिए और रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार के ऊपर और स्टैटिस्टिक के आधार के ऊपर हम लोग कोई निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे बड़े खेद से बताना चाहूंगा कि इस तरह से कोई उसके ऊपर स्टडी नहीं हुई, उसके ऊपर ना उसका कोई डेटा जमा हुआ, ना उसके सामने कोई स्टैटिस्टिक थे, ना कोई तथ्य रखे हुए थे। और इस तरह से भाई एक कहा गया कपोलकल्पित आधार के ऊपर कि भाई अनुसूचित जाति में ए वर्ग आगे बढ़ गया, अनुसूचित जाति में वो वर्ग आगे बढ़ गया, तो ऐसा बोलना जो है वो ठीक है कुछ समाज में। जैसा कि अभी मैं एक उदाहरण दूंगा कि जगजीवन राम जब उप पंतप्रधान बने थे, तो लेकिन जब उन्होंने वो संपूर्णानंद के पुतले का उद्घाटन किया था तो एक दलित जाति के आदमी ने ये जो किया, तो उसके बाद में देखते कि दूध से उसको धोया गया। एक सीजे का उदाहरण है, दलित जाति का एक आदमी चीफ जस्टिस बनने के बावजूद भी हम देखते कि ये जातीय भावना जो है उसको पर जूता उछाला गया। तो ऐसे उदाहरण जो है कई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे आने के बावजूद भी एक सयाजीराव गायकवाड़ के ऑफिस में एक चपरासी फाइल फेंक के देता है। तो ये उदाहरण जो है हम देखते हैं कि पूरे ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बड़े बड़े पदों पे जो भी लोग अनुसूचित जाति जमाती के जो लोग काम करते हैं, तो उन्हें ये सब सहना पड़ता है। छोटे जात का हमवाम इतना बड़ा हुआ है कि उसमें इस तरह से भेदभाव बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो इसलिए जो है कि इस तरह से अनुमान कर देना कि भाई कुछ लोग अगर आगे आ गए, जैसे कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जाटव समाज के या चमार कम्युनिटी के लोग कुछ आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, या महाराष्ट्र में कुछ महार कम्युनिटी के लोग जो है कुछ आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। उसकी संख्या है कितनी? अनुसूचित जाति का जो टोटल पॉपुलेशन महाराष्ट्र में जो है, वो जो टोटल पॉपुलेशन जो आप ग्रोथ पकड़ोगे तो 18% है। उसके अंदर ऐसे जो आगे आए हुए जो लोग है एडवांस क्लास के जो है आईएएस आईपीएस या कुछ बड़े डॉक्टर इंजीनियर, इसकी संख्या है कितनी? वो मैं समझता हूं कि 1% से भी ज्यादा नहीं। डॉक्टर सुखदेव थोरात जी ने एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी महाराष्ट्र के अंदर लैंडलेस लेबर, झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले आदमी, और आज भी खेत मजदूर जो है, लेबर जो है, वो क्लास आज भी अनुसूचित जाति का ही बड़े पैमानों के ऊपर, विशेषतः महार कम्युनिटी और बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं। एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ है। तो केवल कुछ वर्ग 1% लोग अगर कुछ लोगों के सामने दिखते हैं और उसके आधार के ऊपर इस लोगों से अनुमान बनाया जाए कि भाई ये सब क्रिमिनल हो गए और अभी इन समाज को जो है वो रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर रख देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तथ्य और कोई स्टैटिस्टिक जब तक तुम्हारे सामने ना हो तो इस अनुमान में पहुंचना तो मुझे गलत है। दूसरा, एक बात अच्छी हुई उस निर्णय के अंदर, उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो स्टेट पे सौंपा। उन्होंने स्टेट को उन्होंने कहा कि आप इसकी स्टडी करो और आप स्टडी करके आप ये देखो कि ब्यूरोक्रेसी में कितना रिप्रेजेंटेशन है उस कम्युनिटी के लोगों का, और उसके रिप्रेजेंटेशन की स्टडी करने के बाद उसके बाद आप उसके ऊपर आप ये करो। उन्होंने स्टेट को उन्होंने दिया, स्टेट को उन्होंने लिबर्टी दिया इस बात। तो डायरेक्ट उन्होंने स्टेट को ये नहीं कहा कि आप करो कर, स्टेट को उन्होंने इस बात की लिबर्टी दिया कि आप इसकी स्टडी करो
और आप देखो कि तुम्हारे राज्य के ब्यूरोक्रेसी के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन ये पूरे अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती के लोगों का, अलग जाति के लोगों को मिला हुआ है। उसकी स्टडी करने के बाद ही आप उपवर्गीकरण का जो भी जो इम्प्लीमेंटेशन है आप कर सकते हैं। एक अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो हर स्टेट उसकी स्टडी कर रही है, और जो भी है सामने आएगा तो मुझे लगता है उसके आधार के ऊपर सरकार निर्णय लेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी मध्य प्रदेश में जैसे आपको पता होगा कि बाबा बागेश्वर धाम एक 26-27 साल का लड़का है, बाबा बना है, जो कि हिंदू राष्ट्र एकता की बात कर रहा है। आर्टिकल 1 कहता है हमारा कि हमारा जो राज्य संघ है, हमारा राष्ट्र है, और उसमें वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है? क्योंकि हर धर्म की एक अपनी अलग मान्यता है और सेकुलर है यहाँ कंट्री हमारा। तो हिंदू राष्ट्र एकता की वो बात कितना करना उचित है, और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या देखो, सोचते हैं ऐसा आप? है कि अभी जैसा देश में जिस तरह से माहौल तैयार होती जा रहा है, जी तो माहौल में है वो जिस तरह से धार्मिक और एक प्रकार का कट्टरपंथी वातावरण जो निर्माण होती जा रहा है हमारे देश में, जी सर। तो उसमें हमारे ये जो साधु संत जो है, वो साधु संत इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जब हमने देश की राज्य घटना को अपनाया है, हमने देश के संविधान को अपनाया है, जी तो उसी वक्त हमने किसी भी धर्म का राज्य की बात करना है, राष्ट्र की बात करना, वो चाहे हिंदू राष्ट्र हो या वो चाहे खालिस्तान हो या जो भी हो, जो धर्म के जी आधार के ऊपर राष्ट्र के निर्माण करने की बात करना, मुझे लगता है ये बात जो है असंवैधानिक है, जी भारतीय राज्य घटना की विरोध में है। जी और ऐसे मुझे लगता है कि जो जो भी ऐसे राष्ट्र की बात करेगा, मुझे लगता है कि वो भारतीय संविधान की मूल धारा के खिलाफ में है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर सरकार ने जो है भारतीय संविधान के खिलाफ में ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ में सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। जी नंबर 1। नंबर 2 कि हमने हमारे भारतीय राज्य घटना में सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनाया हुआ है। जी ये सेक्युलरिज्म का जो मूल मूल ये जो हमारा वैल्यू है, वो आज भी संविधान में अधिष्ठित है। यस तो जब हम सेक्युलर कंट्री कहते हैं, जी तो सार्वजनिक जीवन में जो है हर आदमी सेक्युलर ही है। वो चाहे साधु हो या संत हो या वो महात्मा हो या पॉलिटिकल लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सार्वजनिक जीवन में आप कोई धर्म के लोग नहीं होते। सार्वजनिक जीवन में आप सेक्युलर ही हो। आपके वैयक्तिक जीवन में जो है आप धार्मिक हो। आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हो, आप घर में जो भी है भगवान की उपासना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, वो आपका वैयक्तिक जीवन। जो वैयक्तिक जीवन को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। सार्वजनिक जीवन हमारा सेक्युलर है भारतीय राज्य घटना में, और तुम्हारा वैयक्तिक जीवन जो है वो धार्मिक है। यहाँ ऐसा होते जा रहा है कि हमारे वैयक्तिक जीवन को, वैयक्तिक जीवन मार्ग को, वैयक्तिक प्रिंसिपल्स को हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए जो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर से इस देश में जो है धर्म के आधार के ऊपर और मजहब के आधार के ऊपर फिर देश को टुकड़े करने की इनकी इस प्रकार की साजिश है। जब भारतीय राज्य घटना को हमने अपनाया है, तो उसी वक्त भारतीय राज्य घटना में एक बेसिक प्रिंसिपल था कि भारतीय राज्य घटना लागू होने के बाद भारतीय राज्य घटना के से विसंगत जो है, कॉन्ट्रडिक्टरी जो भी एक्ट होंगे या जो भी ग्रंथ होंगे, वो चाहे धर्म ग्रंथ हो या कानून हो, कोई भी हो, वो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, वो सारे निरस्त हो गए। आप समझ रहे हैं ना बात को? भारतीय राज्य घटना के कलम 13 में ये विहित है कि भारतीय राज्य घटना के जो मूलभूत प्रिंसिपल्स है, इस तत्वज्ञान के और इस प्रिंसिपल्स के खिलाफ जो भी धर्म ग्रंथ होगा या जो भी किताब होगी जो भी कॉन्ट्रडिक्ट करती हो भारतीय राज्य घटना को, वो सब निरस्त हो गई। तो उस आधार पे ऊपर देश की मनुस्मृति निरस्त होती है। जो भी धर्मराष्ट्र की बातें करती है, वो सारे धर्म ग्रंथ निरस्त होते हैं, और वो विचार निरस्त होता है
जो भारतीय राज्य घटना के खिलाफ में है। हम जब उसी धर्म के राष्ट्र को खड़ा करने की बात करते हैं तो फिर मनुस्मृति को हम लोग जिंदा करना चाहते हैं, तो मनुस्मृति तो राज्य घटना ने निरस्त कर दी है ना। तो जो चीजें निरस्त कर दी है उसे फिर से खड़ा करना, ये भारतीय संविधान के मूल विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सर।